एक 20 साल का अनाथ लड़का जिसके पास एक समय रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन खुद की कड़ी मेहनत और अकल से यही लड़का बहुत ही कम समय में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा। कैसे? इसी पर बनी हमारी आज की कहानी मूवी स्ट्राइप ले आई है 2022 की चाइनीज मूवी नाइस व्यू, डायरेक्टर मुए वान, IMDb 6.7। तो आज की कहानी शुरू करें। चाइना के एक शहर में 20 साल का जिंग अपनी 6 साल की बहन के साथ एक भाड़े के घर में रहता है। कुछ साल पहले उसकी माँ चल बसी और जिंग के बहुत छोटे रहते ही उसके बाबा उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसीलिए अब जिंग ही अपनी बहन की देखभाल करता है और संसार चलाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल रखी है, जहां वो सारे पुराने बिगड़े फोन को ठीक करने का काम करता है। ये काम करके वो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता, लेकिन किसी तरह उनका गुजारा चल जाता। ऐसे ही उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोज सुबह वो अपनी बहन को पहले स्कूल छोड़ आता और फिर अपनी शॉप में आकर काम करता। लेकिन कुछ दिनों से जिंग की बहन एक बीमारी से जूझ रही होती है। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाती और ये उनकी जेनेटिक बीमारी है। इसी बीमारी की वजह से उसकी माँ भी मारी गई थी और अब उसकी बहन को बचाने के लिए उसे अगले 2 साल के अंदर एक हार्ट सर्जरी करवानी होगी। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। जिंग सारा दिन अपनी दुकान में खटने के बाद भी महीने के अंत में बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, जिस वजह से वो इस बारे में बहुत ही परेशान हो उठा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन उसे उसके एक दोस्त का फोन आया, जो एक बड़े वेयरहाउस में काम करता है, जहां अलग अलग कंपनियों के माल को स्टोर करके रखा जाता है। उस रात वो जिंग को बुलाकर बड़े बड़े बक्सों में हजारों पुराने फोन का ढेर दिखाता है। ये सारे फोन दरअसल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक ने इटली से खरीदा था, लेकिन अभी वो जेल में है और पिछले 2 सालों से उन्होंने इस वेयरहाउस के पैसे भी नहीं दिए हैं। और अब वेयरहाउस के मालिक ने फैसला लिया है कि वो इस पुराने फोन को बेचकर ये जगह खाली करवाना चाहता है। तो तुम चाहो तो इस पुराने फोन को सिर्फ 1 लाख येन में खरीद सकते हो। छोटे मोटे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फोन क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाया। चूँकि तुम पुराने फोन को ठीक कर सकते हो, तो बाद में इन फोन को ठीक करके तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। अब जिंग उन फोन की क्वालिटी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर घर आ गया और साथ में वो एक पुराना फोन भी ले आया। फिर वो उस पुराने फोन को ठीक करने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद ही बड़े ही आसानी से उसने उस फोन को ठीक कर दिया। और इससे उसे समझ आया कि उन सभी फोन में बस कुछ छोटी मोटी ही दिक्कतें हैं, जिसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद उसने तय किया कि वो सारे फोन खरीद लेगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, जिसके लिए उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लिए और फिर एक मोबाइल फोन की दुकान में जाकर उस पुराने फोन को बेचने का एक आइडिया भी दुकानदार को दे डाला। और फिर देखा गया कि उन फोन को बेचने पर वो 9 लाख येन जितने पैसे कमा सकता है, जिसे देखकर वो बेहद ही खुश हो गया, क्योंकि इन पैसों से वो आसानी से अपनी बहन का इलाज करवा सकेगा। मगर खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। 2 हफ्ते के अंदर ही सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। पुराने फोन को खरीद और बेच में पूरी तरह से बैन लगा दी गई। रातों रात ये नियम लागू हो गया और अगर कोई दुकानदार ये करते हुए पकड़ा गया तो उसकी दुकान के सारे सामान को जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी वजह से कोई भी दुकानदार जिनसे उन पुराने फोन को खरीदना नहीं चाहता, इन 2 हफ्तों में वो बस कुछ ही फोन बेच पाया। इस नए नियम की वजह से वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गया। ऊपर से उसकी दुकान भी गिरवी है। इतने पैसे लगाकर उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। अब एक रात जिंग ने ख्याल किया कि वो सारे फोन शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के हैं। अगले दिन वो सीधा उस कंपनी के मैनेजर से बात करता है। जिंग बोला, मेरे पास आपकी कंपनी के बहुत सारे पुराने फोन रखे हुए हैं। सरकार ने पुराना फोन बेचने पर तो रोक लगा दी है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मैं बहुत ही कम दाम में उस फोन के पार्ट्स आपको बेच सकता हूँ, जिसे आप और भी दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकोगे और इससे आपका खर्चा भी बहुत बच जाएगा। मैनेजर उसकी बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी फोन है उसमें तो ज्यादातर ही खराब हो गए होंगे और अब तो शायद वो हमारी क्वालिटी टेस्ट भी ना पार कर सके। जिस पर जिंग बोला, अगर क्वालिटी टेस्ट में पास हो गए तो फिर आप वो फोन खरीद लेंगे। मैनेजर ने ज्यादा ध्यान न देकर हाँ करते हुए कहा, उसके बाद मैं सोचूंगा, क्योंकि उसे पता था कि फोन क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं करेगा। अब वापिस आकर जिंग फोन को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश में लग गया। जितनी बारीकी से ठीक किया जा सकता है वो उतनी बारीकी से उसे ठीक करता है। इस बार जिंग का भाग्य ने उसका साथ दिया और क्वालिटी टेस्ट में उसका फोन बहुत ही अच्छे से पास हो जाता है। खुशी खुशी वो क्वालिटी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर मैनेजर से मिलता है।
लेकिन मैनेजर ने साफ मना करते हुए कहा, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि अगर तुम्हारा फोन क्वालिटी में पास हो जाए तो मुझे खरीदना ही होगा। बेचारे जिंग के अंदर गुस्सा हताशा दोनों है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। असल में जिंग सिर्फ 20 साल का है और किसी भी हाल में वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। अभी से ही इतने बड़े सपने मत देखो। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। जिंग को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। इसके बाद वो कंपनी के मालिक से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक बहुत ही बिजी है। उसके पास जिंग से बात करने का वक्त तक नहीं है। उसकी ट्रेन छूटने का समय हो चला है, इसीलिए अपनी गाड़ी में बैठ वो सीधा स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जिंग भी पीछे नहीं हटेगा। वो भी अपनी स्कूटी से उन्हें फॉलो करने लगा। बड़ी मुश्किल और 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद वो किसी तरह स्टेशन पहुंचा और सीधा कंपनी के मालिक के सामने सीट पर आकर बैठ गया। उसे वहां देख मालिक और मैनेजर दोनों ही चौंक गए। जिंग ने कहा, क्या मुझे आपका 10 मिनट का समय मिल सकता है? मालिक राजी हो गया। फिर जिंग ने उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताया। मालिक उसके प्रपोजल पर राजी तो हुआ, लेकिन शर्तों के साथ। मैं तुम्हें एक भी पैसा एडवांस में नहीं दूंगा, ना ही मेरा कोई आदमी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें खुद का पैसा और खुद के आदमी लगाकर सारे फोन को ठीक करना होगा। इतना ही नहीं, सभी को ही क्वालिटी टेस्ट में भी पास कराना होगा, तभी मैं तुम्हारे सारे फोन को खरीदूंगा। फिर उसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो इस नंबर पर कॉल करना। ट्रेन चली गई और जिंग स्टेशन में खड़ा रह गया। क्या करे, अब वो इसी चिंता में डूबा हुआ है। अगर वो समय में इस काम को पूरा न कर सका या उसके फोन के पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में पास न कर पाए तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा और इस काम के लिए वो जो समय और पैसे खर्चेगा ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है और यही मौका है उसके पास कम समय के अंदर अपनी मेहनत से पैसे कमाने का, जिससे वो अपनी बहन का जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा सके। अब इस काम में खुद की मदद के लिए वो अपने पड़ोसी लियाम से बात करता है, जो अपनी पत्नी के साथ एक वृद्धाश्रम चलाता है। जिंग के अकेले के बस की बात नहीं है सारा काम खत्म करना। लियाम पहले तो उसकी बात सुनकर इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन जिंग की बहन के बारे में जानकर वो आखिर में राजी हो गया। दूसरी तरफ जो दुकान उसने गिरवी रखी थी, उसके उधार के पैसे न चुका पाने के कारण दुकान भी उसके हाथ से चली गई और पैसों की कमी की वजह से उसे अपना स्कूटी भी बेचना पड़ गया। अब उसके पास कोई काम ही नहीं है, इसीलिए काम के लिए वह अपने एक पुराने दोस्त से बात करता है, जहां उसे केबल वायर के सहारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स के कांच साफ करने का काम मिला। इस काम में रिस्क ज्यादा होने की वजह से उन्हें पैसे थोड़े ज्यादा मिलते थे। इसी के साथ ही जिंग और लियाम अपने काम के लिए सस्ते में एक पुराना फैक्ट्री भाड़े में लेते हैं। सालों से बंद धूल मिट्टी पड़ी इस फैक्ट्री को दोनों ने मिलकर साफ किया और उसे अपना फैक्ट्री बनाकर तैयार किया। अब उन्हें बस जरूरत है तो कुछ कर्मचारी की, लेकिन जिंग किसी को भी ज्यादा सैलरी में नहीं रख सकता, इसीलिए वो ऐसे लोगों को तलाशता है जिन्हें और कोई काम में नहीं रखेगा, या उनकी गलती की वजह से उन्हें निकाल दिया गया हो, या वो शारीरिक तौर पर अक्षम हो, क्योंकि ऐसे लोग ही कम पैसों में काम करने को राजी होंगे। और आखिर में उसकी तलाश भी खत्म होती है। सबसे पहले उसे एक महिला चुम मिली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करते वक्त जोर जोर से आवाजें होती, जिसकी वजह से उसके साथ और भी बहुत लोगों ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी और इसके बाद कंपनी ने भी उन सभी को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। अभी वो छोटे मोटे काम करती है। दूसरा है जोंग, वो भी एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए जोंग के साथ मैनेजर की लड़ाई हो गई और चूंकि जोंग बॉक्सर है, उसने आसानी से मैनेजर को मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसे जेल हो गई। लेकिन जेल से निकलकर कोई उसे काम पर नहीं रखता। जिंग ही वो पहला है जिसने उसे काम पर रखा। अब तीसरा है हैंजी, जो कि एक गेमर है। वो और उसका दोस्त कम पैसों में एक साइबर कैफे में काम करते हैं, लेकिन अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है और इसीलिए वो साइबर कैफे छोड़कर एक अच्छा काम करना चाहता है, जिसकी वजह से वो जिंग की फैक्ट्री में काम करने आया है और साथ ही अपने दोस्त को भी लाया है। इन्हीं कुछ 2-4 लोगों को लेकर जिंग ने काम शुरू कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ लियाम जिंग की मदद के लिए अपने वृद्धाश्रम से कुछ लोगों को भी लेकर आया। बूढ़े होने के बावजूद इनके पास कई सालों का अनुभव है। अब जिंग ने सभी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने अपने इस फैक्ट्री का नाम रखा है नाइस व्यू, जो कि उसके पुरानी दुकान का भी नाम था। यहाँ फैक्ट्री में रात में काम करने के साथ साथ वो फैक्ट्री के सभी खर्चे और सभी को सैलरी देने के लिए सुबह सुबह बिल्डिंग की कांच साफ करने का काम भी करता।
लेकिन काम के इतने प्रेशर के बावजूद वो समय से अपनी बहन को स्कूल छोड़ना, उसे वापस ले आना, इसके साथ डॉक्टर से उसके रूटीन चेकअप भी करवाने की पूरी कोशिश करता। अब कुछ दिनों बाद जिंग के फैक्ट्री में एक आदमी उससे पुराने फोन खरीदने आया है, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे देने को राजी है। जिंग को भी इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले कुछ महीनों से उसने घर का भाड़ा भी नहीं दिया है, लेकिन चूंकि ये सरकार के लागू नियम के खिलाफ है, इसलिए उसने उस आदमी को मना कर दिया। अब इसके कुछ दिनों बाद हैंजी की शादी का दिन भी चला आया। उस दिन जिंग और बाकी सभी उसके शादी में आए हुए हैं। सारा दिन वहाँ हंसी मजाक से बिताने के बाद जब रात में घर आया तो देखा मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस वक्त वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर रात बिताने के लिए वो लियाम के वृद्ध आश्रम में चला आया। 3 दिन बाद उसने अपनी बहन के साथ किसी तरह छोटा सा जगह बनाकर फैक्ट्री में ही रहना शुरू कर दिया। जिंग की बहन भी ये सब दिक्कतों को चुपचाप मान लेती है, ना कभी अपने भाई से शिकायत करती है। मगर जिंग का मन खराब हो जाता है। इतना सब कोशिश के बाद भी वो अपनी बहन को ठीक से नहीं रख पा रहा। उसने ठान लिया कि जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। अब तो सारा दिन काम करने के बाद सारी रात भी वो काम में ही लगा रहता। जिंग और उसकी बहन की ये हालत देख फैक्ट्री में काम कर रहे बाकी सभी को भी बुरा लगता है, तो उन्होंने भी पहले से और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि समय के अंदर ही वो ये सारा काम खत्म कर सके। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाने के बाद एक रात जिंग ने फैक्ट्री के बाहर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। बाहर आकर उसने देखा कि 2 आदमी बक्से में रखे उसी पुराने फोन को चोरी कर रहे हैं। जिंग को देखते ही वो जितना भी चोरी किया माल लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। अब भी जिंग के पास अपना कहे तो यही पुराने फोन ही है और यही उसकी एकमात्र संपत्ति भी है, जिसके सहारे ही वो अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जिंग अपनी पूरी ताकत से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। अपने भाई को ऐसे देख उसकी बहन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर जिंग को अभी कुछ सूझ नहीं रहा। इस बीच वो किसी तरह गाड़ी के अंदर से एक चोर को बाहर निकालने में सफल रहा, लेकिन दूसरा चोर गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ। इस हादसे से जिंग पूरी तरह से टूट गया। उसके शरीर का सारा जोर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह उस चोर को पकड़े रखा और पुलिस को कॉल लगाया। मगर देखा गया कि इस दुर्घटना में उसके हाथ की 2 उंगली टूट चुकी है। इतने में उसकी बहन भी रास्ते में उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंची, जिसे देखकर जिंग को अब अफसोस हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके पीछे कौन है भला उसकी बहन की देखभाल करने को। खैर अब पुलिस ने जल्द ही दूसरे चोर को भी पकड़ लिया और उसके सारे फोन भी उससे बरामद कर जिंग को वापस लौटा दिए। लेकिन टूटे उंगली की वजह से उसे काम करने में अब बहुत ही मुश्किल हो रही है। एक दिन बिल्डिंग की कांच साफ करते वक्त उसके हाथों से सामान से भरा एक बाल्टी इतनी ऊंचाई से गिरकर टूट जाती है। ये खबर जानने के बाद बॉस ने उसे काम से बाहर निकाल दिया। तुम इतना रिस्क में क्यों काम कर रहे थे? पता नहीं तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर कुछ पैसे थमाकर उसे घर वापस चले जाने को कहा और ठीक होकर दोबारा काम में लौटना। पर परेशानी है कि जिंग का पीछा ही नहीं छोड़ रही। पैसों की दिक्कत क्या होती है, जिनके पास ना हो वही समझ पाते हैं। इधर फैक्ट्री के भी कुछ समय से भाड़ा ना देने की वजह से मालिक ने 3 दिन का समय दिया है, नहीं तो जगह खाली करना पड़ेगा। एक तो उसका काम चला गया, अब उसके पास कमाने का जरिया भी नहीं है और ना ही पैसे है, ऊपर से फैक्ट्री खाली करने का नोटिस। अब उसी शाम हाई अलर्ट होने पर भी वो भारी तूफान और बारिश में शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर से मिलने गया और अपनी सारी परेशानियां उसे बताकर कुछ पैसे एडवांस देने को कहा। यहाँ तक कि वो पार्ट्स भी उन्हें कम दाम में बेच देगा, लेकिन मैनेजर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है और उसे बाहर निकाल दिया। आज इन्हीं सब के चक्कर में उसे अपनी बहन को ले आने में देरी हो जाती है। जिंग इसी तूफान में पैदल पैदल बहन के स्कूल आता है, जहाँ बस उसकी बहन अकेले अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। सभी बच्चे जा चुके हैं। अब जिंग भी अपनी बहन के साथ तूफान थमने का इंतजार कर रहा है। उसके मन में भी एक तूफान चल रहा है। तभी उसे अपनी माँ के आखिर के कहे कुछ बातें याद आ जाती है। माँ ने कहा था, तुम जानते हो मैं और ज्यादा दिन नहीं बचने वाली, यही प्रकृति का नियम है। तुम अपनी इस छोटी सी बहन का खूब ख्याल रखना, उसका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद से तुम ही उसके माँ बाबा हो। कभी छोटी बहन का हाथ मत छोड़ना और अपना भी ख्याल रखना। इसके बाद ही उसकी माँ चल बसी। जिंग की आंखों से आंसू बहते चले गए।
उसे अपनी माँ से किया वो वादा याद आ गया। अब तूफान के थमने के बाद देखा गया कि जहाँ उसके पुराने फोन के बक्से रखे गए थे, उसके ऊपर की शेड पूरी तरह से टूटकर उसके ऊपर गिरी पड़ी है, पर बक्से के अंदर फोन सही सलामत है। इतने में मालिक आकर फिर से याद दिला गया कि 3 दिन में उसे जगह खाली करनी होगी। जिंग अब हार मान चुका है, क्योंकि उसके पास अब पार्ट्स डिलीवरी करने के लिए बस हाथ में 2 हफ्ते ही बचे हैं और अब उनके पास काम करने और फोन रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जिंग चुपचाप बाहर बैठा है। इतने में सभी काम करने वहाँ पहुँच गए। जिंग को ऐसे देख उन्होंने सवाल किया। अब जिंग ने भी उन सबसे कहा, अभी तक मैं आपको पूरी सैलरी भी नहीं दे पाया हूँ और अब इस फैक्ट्री को 3 दिन में खाली करना होगा। हमारे पास बस 2 हफ्ते का समय है। अगर उन्हें फोन सही समय पर नहीं दिया गया तो कंपनी ये डील कैंसिल कर देगी। आप सभी प्लीज मुझे माफ कर दे, शायद मैं आपकी सैलरी आपको कभी न दे पाऊँ। तभी वहाँ के सभी लोगों ने कहा, ये फैक्ट्री सिर्फ फैक्ट्री नहीं, हमारा एक परिवार है, हमें सैलरी की जरूरत नहीं, हम सभी अपने घर में बैठकर ही इस काम को पूरा करेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर जिंग को एक बहुत बड़ा सहारा का एहसास हुआ, भरोसा, आशा मिली और इस एहसास से उसकी आंखें खुशी के आंसू से छलक उठी। और अब इसके बाद सभी उस फोन को मलबे से निकालकर अच्छे से पैक कर अपने अपने घर ले जाकर काम शुरू कर देते हैं। यहाँ जिंग और उसकी बहन लियाम के ही वृद्ध आश्रम में रहना शुरू करते हैं। जिंग रात में पार्ट्स को ठीक कर रहा होता है, तभी उसकी छोटी बहन ने उसे पुकारा और कहा, भैया मैंने माँ को सपने में देखा और माँ ने मुझसे कहा कि आपका ख्याल रखना है। मैं सब समझती हूँ भैया, आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। और जिंग के गले लगकर उसने शुक्रिया कहा। सभी ने यहाँ दिन रात मेहनत कर उस काम को समय के अंदर पूरा किया और इसके बाद पार्ट्स को क्वालिटी टेस्ट में भेजने का दिन भी चला आया। टेस्ट होने के बाद जिंग और उसकी पूरी टीम को अब शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिस में बुलाया गया। कंपनी का मालिक जिंग पर बहुत खुश है, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें होने के बावजूद उसने समय में इस काम को पूरा करके दिखाया। लेकिन क्वालिटी टेस्ट में पास होने के लिए 85% की जरूरत होती है और उन्हें मिला है 87%। वहाँ बैठे सभी लोग खुश हो गए। मालिक ने जिंग से कहा, अगले 2 साल के लिए कंपनी तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रही है, जिसके बदले तुम्हें मिलने वाले हैं 50 लाख येन। अब जिंग ने मालिक से कहा, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? मालिक ने कहा, हाँ जरूर। जिंग बोला, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन के पास समय कम है। उसका अगर इलाज शुरू नहीं हुआ तो वो बच नहीं सकेगी। अब मालिक ने कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतना ले लो। इसके बाद सभी चुपचाप केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट में घुसते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वो सभी एक साथ मिलकर जोर से चिल्लाते हैं। ये थी उनके अंदर की खुशी की चिल्लाहट और इस सीन को देखकर जरूर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये कामयाबी थी हर एक उस इंसान की जिसकी मेहनत से आज वो कामयाब हुए हैं। हमारी जिंदगी में भी सफलता के पीछे ऐसे बहुत अनकहे लोगों की कहानी छुपी रहती है। कुछ महीने पहले जिंग ने एक इतना बड़ा अपनी जिंदगी का रिस्क लिया था जो कि नामुमकिन था, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। इसके बाद साल 2014 में उसने अपनी बहन का ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। धीरे धीरे उसकी ये कंपनी भी बहुत बड़ी हो गई। साल 2019 में उसकी कंपनी शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडरी बन गई और इतनी कम उम्र में जिंग कंपनी का CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। और यही दोस्तों इस मोटिवेशनल कहानी की भी समाप्ति हो जाती है। जिंग की ही तरह हमारी सबकी भी जिंदगी में दिक्कतें, मुश्किलें बहुत है और बहुत बार हम अपने कदम पीछे ले लेने का सोचते हैं, लेकिन सही रास्ते पर रहकर कड़ी मेहनत करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभार ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा लेता है। आज अगर जिंग की बहन को बीमारी नहीं होती तो वो आज भी उसी छोटे से दुकान का छोटा मैकेनिक ही बनकर रह जाता। इतनी बड़ी कंपनी का CEO कभी न बन पाता। आप सब भी अपनी जिंदगी में सफल हो, मैं यही दुआ करूंगी और आप भी मेरे लिए दुआ करना दोस्तों। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।